बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ ठीक है, स्क्रीन वगैरह सब ठीक है। अच्छा, अब हम रिवाइज करेंगे डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स के लिए ये एक चार्ट है आपका, बहुत कुछ इसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आप सिर्फ फॉलो करते जाएं और ये चार्ट भी मैंने बोल दिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ये चैप्टर है डायरेक्टर्स का, इसके अंदर मेनली जो एरिया कवर किया गया है उसको मैंने कोशिश तो की है कि एक चार्ट में ले आऊँ, बट जिस हद तक आ सका ज़बरदस्ती नहीं की है। कुछ चीज़ें हम यहाँ से पढ़ेंगे, एक आध चीज़ हम वैसे भी टेक्स्ट से भी रिवाइज़ करेंगे। अब सबसे पहले आप देखें कि डायरेक्टर्स की टाइप्स कितनी हैं। आप देखिए, सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट डायरेक्टर, ओके। फिर आ रहा है इलेक्टेड डायरेक्टर। तीसरा है नॉमिनीज डायरेक्टर, और फिर है सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट डायरेक्टर। 4 किस्म की कैटेगरीज हैं डायरेक्टर्स के, सही। चारों को हमने कवर करना है और इसमें आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट जो टाइप है, उस टाइप में अगर हम आएँ तो फर्स्ट टाइप में आता है फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये वो डायरेक्टर हैं जब कंपनी बन रही होती है तो डायरेक्टर की इलेक्शन, यानी अगर इलेक्ट किया जाए डायरेक्टर्स को, तो फर्स्ट मीटिंग कब होती है, फर्स्ट एजीएम कब होती है? 16 महीने। 16 महीने तक कंपनी कौन चलाएगा? ये लोग। ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं इन अ वे, ठीक है। इनको हम नॉमिनी नहीं कहते हैं, इनको हम फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कंपनी बनाई जा रही है, कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा रही है, तो उस वक्त हमें ये भी तो डिसाइड करना होगा ना सब्सक्राइबर्स को कि डायरेक्टर कौन होंगे। ये 16 महीने तक कंपनी चलेगी कैसे, उसके लिए फर्स्ट डायरेक्टर रखे जाते हैं। और ये इलेक्टेड नहीं होते, इलेक्टेड इसको नहीं कहते, ठीक है। इनको फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं। सबसे पहले हाउ अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है इनको? तो नंबर नेम के कितने और कौन कौन से, ये फैसला कौन करता है? इज डिटर्मिन्ड इन राइटिंग बाय सब्सक्राइबर्स, मगर इसका मतलब क्या ना, आपको पहला पॉइंट याद होगा, मैंने बताया था कि कंपनी जब बनेगी, पब्लिक कंपनी हो, और ये बात याद रखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टर की, ये पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है, पब्लिक लिस्टेड की नहीं है, सबके लिए। अनलेस स्पेसिफाई कर दिया जाए तब तक आप ऑल कंपनीज पे बात अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के सब्सक्राइबर्स ये वो लोग होते हैं जो शेयर्स कहते हैं कि हम अंडरटेक कर रहे हैं कि हम लेंगे, ओके। तो लेट सपोज के कंपनी के 12 मेंबर थे और सब्सक्राइबर थे। इसमें से 12 ने वेरियस अमाउंट्स अंडरटेक किए थे। किसने कहा 5,000, 6,000, 10,000, 3,000, 2,000, हर किसी ने अलग अलग अंडरटेक किए कि हम इतने शेयर लूँगा। कंपनी बनेगी तो शेयर्स लेंगे ना। अब पहला पॉइंट ये है कि कंपनी के डायरेक्टर होते कितने हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट ही मैंने ये रखा है, ये देखें कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कंपनी सिंगल मेंबर है तो 1, बाकी प्राइवेट है तो 2, और पब्लिक अनलिस्टेड है तो 3, और पब्लिक लिस्टेड है तो 7 डायरेक्टर चाहिए। पब्लिक लिस्टेड है तो 7 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक अनलिस्टेड है तो 3 चाहिए, और प्राइवेट है तो, अच्छा मुझे बताएं प्राइवेट में मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम भी बताओ, मैक्सिमम भी बताओ। वेरी गुड। इसका मतलब है कि किसी भी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी की सूरत में मिनिमम 2 होंगे
और मैक्सिमम 50। क्यों? क्योंकि उसके बाद पब्लिक कंपनी का रेंज शुरू हो जाता है। तो ये जो मैं एग्जांपल बना रहा हूँ ये प्राइवेट कंपनी का है। क्या ये 12 मेंबर के साथ प्राइवेट कंपनी बन सकती है? यस, बन सकती है। कितने डायरेक्टर चाहिए? क्या ये 2 मिनिमम है कि मैक्सिमम है? क्यों? किसने कहा आपको? मिनिमम है, मिनिमम है। तो लेट सपोज कि उन्होंने फैसला किया कि हम 4 लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बताएं। बन सकते हैं ना? क्यों बन सकते हैं बताओ? वो 2 मिनिमम है यार, मैक्सिमम थोड़ी है, फिक्स थोड़ी है 2 ही डायरेक्टर हों। क्यों नहीं होंगे 2 भाई? 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। अच्छा, पब्लिक लिस्टेड में कितने होंगे? पब्लिक के साथ मिनिमम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब क्या है? मिनिमम नंबर गिवन होती है 1 2 3 7, इसको फिक्स ना समझें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक बेसिक रूल बताऊं कि अगर कहीं पे कुछ लिमिटेशंस हों, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हों जो लॉ में लगाई गई हैं, तो आर्टिकल्स उसको रिगर में बढ़ा सकता है। कहीं पे लिखा था 1 स्टेप लोगे जिसमें राइट्स इन्फ्रिंज ना हो मगर थोड़ी रिगर पैदा हो, तो आर्टिकल कह सकते हैं 2 स्टेप लोगे। वहाँ वो आर्टिकल इलीगल नहीं होते, अल्ट्रा वायरिस ऑफ द एक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या कहा लॉ ने? मिनिमम 2 होंगे, इन्होंने 4 कहा। अब 4 का मतलब क्या है कि अब ये 4 आएंगे कहाँ से? मेंबर तो बने ही नहीं अभी तक। सब्सक्राइबर्स इनका नाम देंगे, क्योंकि जब आपने नाम देने होंगे ना, कंपनी बनने से पहले नाम देने आपने कि जी हम में से ये 4 लोग कंपनी के रहेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर होंगे 4, और 4 कौन से? मगर इसमें ये फैसला कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? कौन से 4? सब्सक्राइबर्स की मेजॉरिटी। इन अदर वर्ड्स ये भी इलेक्शन है। इन अदर वर्ड्स ये इनफॉर्मल इलेक्शन है, क्योंकि फैसला किसने किया? मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर ने। इनफॉर्मली बात बता रहा हूँ, इलेक्शन मैं बोलता भी नहीं उसको ना, इलेक्शन है, मगर इनफॉर्मल इलेक्शन बना कि नहीं बना? फॉर्मल इलेक्शन नहीं है, इन अ वे ये नॉमिनेशन है, मगर ये फैसला करने वाले लोग चूंकि कौन है? वो सब्सक्राइबर हैं, और कहा गया है उसमें से मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि एक किस्म का ये भी इलेक्शन हो गया। पहले पॉइंट पे अब मैं वापस लाता हूँ, आपको पहला पॉइंट ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? हाउ अपॉइंटेड, कैसे? नंबर। अब पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, प्राइवेट है, तो नंबर तो बता। मिनिमम लॉ ने कहा आप कितना रखोगे? 4, तो नंबर फिक्स हो गया। कौन से लोग? नेम। ये दोनों काम कौन डिसाइड करेगा? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर की भी ये लफ्ज़ देखो, क्या? मेजॉर। यहाँ से मैं नतीजा ये निकालता हूँ। क्या नतीजा मैं निकालता हूँ? मेरे ख्याल में ये भी एक किस्म का इलेक्शन हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी ने फैसला किया ना, तो मगर आप कहोगे नहीं, इलेक्टेड नहीं है ये भी, ठीक है। दूसरा, अनटिल सो डिटरमिन्ड ऑल सब्सक्राइबर्स बीइंग नेचुरल पर्सन्स आर डीम्ड डायरेक्टर्स। सपोज कर लो फैसला ही नहीं कर पा रहे वो लोग, या नाम दिए ही नहीं उन्होंने, कंपनी तो बन जाएगी मगर डायरेक्टर के नाम कहाँ, कौन से लिखे जाएंगे? सारे सब्सक्राइबर डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो फैसला नहीं करते या जब तक वो फैसला करें, इसका मतलब बगैर डायरेक्टर के नाम दिए, फर्स्ट डायरेक्टर के नाम दिए कंपनी बन जाती है। किसके साथ? ऑल सब्सक्राइबर्स को डायरेक्टर मान लिया जाता है। टेन्योर क्या होता है इनका? फर्स्ट एजीएम तक, यानी कितने महीने? नॉट नेसेसरली 16, एक्चुअली एजीएम 16 तक होगी, तो 12 15 मतलब देखिए ना, वो 16 के अंदर अंदर रहना था, अंदर रहना था। तो अगर वो लेट सपोज 16 तक नहीं, मैक्सिमम 16, ओके। रिटायरमेंट कैसे होगी इनकी? रिटायरमेंट का मतलब टेन्योर कंप्लीट होना। कहते हैं जिस दिन फर्स्ट एजीएम होगा ना, उस दिन ये दे स्टैंड रिटायर्ड, ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाएंगे। इनको ये नहीं कह सकते कि भाई देखो मुझे एक्सटेंशन दे दो,
मुझे 3 महीने दे दो, या वो कहें कि चूँकि आप लोग मुझे एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो तुम घर जाओ, मैं टेक ओवर कर रहा हूँ कंपनी का। ऐसा नहीं होगा। कोई प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको निकालने के लिए मीटिंग कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे वो आए थे वैसे ही चले जाएंगे। दे स्टेड रिटायर्ड। अलबत्ता अब जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन नए डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हो सके तो फिर, क्योंकि एजेंडा में था क्या, हम पहली मीटिंग में ही डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे, मगर पहले दिन जब बात हुई तो वहाँ रोला पड़ गया, क्या भाई शो ऑफ हैंड से हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो कितने दिन अब होंगे, 14 डेज, 10 दिन के बाद ये होना है, तो तब तक क्या करेंगे, वो तो रिटायर हो चुके हैं। कहते हैं नहीं, रिटायर तो हो चुके हैं, मगर उनको कहा गया है रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग फंक्शंस अंटिल सक्सेसर इलेक्टेड एंड टेक स्टेप्स टू होल्ड इलेक्शंस एंड इन केस ऑफ इम्पेडिमेंट्स रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। कहते कि ना अगर वो रुका, पहले तो ना सिर्फ आपने अपना काम जारी रखना है, बल्कि आपने 2 काम और करने होंगे कि इलेक्शन कराओ, जल्दी कराओ, तुम्हारा ही काम था, डायरेक्टर तुम हो, एजीएम तुम करवा रहे हो, और ये आपका फ़र्ज़ है कि इलेक्शन जल्दी कराओ। और इलेक्शन अगर कराने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो फौरी से रेगुलेटर को रिपोर्ट करो। और रेगुलेटर कौन है उसका, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को 15 डेज़ के अंदर अंदर डेज ऑफ देयर टर्म इन्फॉर्म करना होगा। फिर तो 3 चीज़ें हमने देखनी होती हैं डायरेक्टर की। क्या देखा हमने, हाउ अपॉइंटेड, क्या टेन्यूअर क्या है, और इसी चीज़ को हम इलेक्टेड में देखेंगे। पहले देखेंगे हाउ अपॉइंटेड। तो कहता है हाउ अपॉइंटेड की सूरत में नंबर, जो कौन से इलेक्टेड की नंबर, वो तो शुरू में था ना, फर्स्ट डायरेक्टर कितने थे, 4, मिनिमम कितने रिक्वायर्ड थे, 2। उन्होंने क्या फैसला किया सब्सक्राइबर ने। अच्छा मुझे बताएं, सपोज करें मैंने कहा था ये 12 कंपनी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर कितने हैं इसके, 4, और दूसरी ऑप्शन क्या था, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, 12 के 12 भी तो हो सकते हैं। उस वक्त 12 मेंबर थे, 12 मेंबर डायरेक्टर हो गए, मगर क्या हमेशा 12 चलेंगे, सब्सिक्वेंटली कंपनी ने कितने डायरेक्टर के साथ चलना है ये फैसला तो होगा ना। तो जब इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के वक्त नंबर इज फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स नॉट लेटर देन कितने, 35 डेज बिफोर एजीएम सब्जेक्ट टू मिनिमम लिमिट्स। ये मिनिमम लिमिट क्या है, 1, 2, 3, 7। वो ये नहीं कर सकते कि हमारे पास चूँकि मिनिमम लिमिट 2 है तो हम 1 को भी डायरेक्टर बना के बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। मिनिमम लिमिट वहाँ पे 3 है, हम 2 रख सकते हैं, मिनिमम 7 है, हम 6 रख सकते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर क्या करेंगे, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उस वक्त, ये इलेक्टेड है, ये ना समझिएगा फर्स्ट इलेक्टेड नहीं समझिएगा, एवरी टाइम जब इलेक्शन होगा उस पर अप्लाई करेगी ये बात। यानी सब्सिक्वेंट जब भी आएंगे डायरेक्टर इलेक्शन से आएंगे, तो ये फर्स्ट इलेक्शन नहीं है, हर इलेक्शन पे ये बात अप्लाई कर रही है। तो नंबर इज फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स नॉट लेटर देन 35 डेज बिफोर द एजीएम से कितने दिन पहले क्या फिक्स करेंगे, नंबर, मगर वो नंबर मिनिमम से कम नहीं हो सकता। अच्छा ये नंबर उन्होंने फिक्स कर दिया, जो जिसका मैंने 4 कहा था ना, इन्होंने 4 को कर दिया 7, कर सकते हैं 7, क्यों नहीं कर सकते, 12 मेंबर थे, 7 डायरेक्टर करना चाहिए, कर सकते हैं, मिनिमम से कम नहीं हो सकते, मैक्सिमम उनकी मर्जी। जब आपने देखा था फर्स्ट डायरेक्टर में सब 12 के 12 डायरेक्टर बन गए थे, तो साथ में क्या मसला है, कोई मसला नहीं। अब क्या हुआ, ये 35 दिन पहले अनाउंस करना क्यों ज़रूरी है, ताकि कौन कौन डायरेक्टर बनना चाहता है अपना काम तो करे, कंसेंट और बाकी प्रोसीजर भी फॉलो करना है, मगर काम भी तो शुरू करे अपना। इस केस में क्या होगा, कैंट बी चेंज्ड एक्सेप्ट विद द कंपनी अप्रूवल जनरल मीटिंग। आपने ये फिक्स कर दिया ना नंबर, फिर कह रहे हो नहीं 7 नहीं 6, कहते ना आप फिक्स किया बोर्ड मीटिंग में, अब ख़त्म बात, अब चेंज करोगे जनरल मीटिंग के पास जाओगे। तो जब जनरल मीटिंग होती है ना, उसको कहते हैं रुके जी, हमने अनाउंस किया था 35 दिन पहले 7, मगर हमारा ये ख्याल है कि 6 होने चाहिए, भाई जनरल मीटिंग आप डिसाइड करो।
वो बताएंगे कि हाँ 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। फिक्स होने के बाद वो चेंज नहीं कर सकते। और नोटिस ऑफ द एजीएम टू स्टेट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड एंड नेम्स ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स। हर एजीएम के नोटिस में बताया जाता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है, और दूसरा बताया जाता है रिटायर कौन हो रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं जिसकी रिप्लेसमेंट में इलेक्शन हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, हाउ अपॉइंटेड, थ्रू इलेक्शन। कैसे, थ्रू इलेक्शन। और वो उसके लिए नंबर सबसे पहले इलेक्शन में पता तो होना कि सीट्स कितनी हैं, इलेक्शन कितनी सीट्स के लिए हो रहा है। उसके बाद क्या है, कंटेस्टेंट डायरेक्टर्स टू फाइल नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन टू द कंपनी नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर एजीएम। अब देखिए टाइमलाइन क्या था, टाइमलाइन सबसे पहले ये था कि एजीएम से कितने दिन पहले, 35 डेज पहले क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, नंबर फिक्स हो रहा है, फिक्स नहीं नंबर फिक्स, राइट। स्पेसिफिक बताओ किसका नंबर फिक्स हो रहा है, नंबर इज फिक्स्ड। किसने फिक्स किया, अब पता चला कि इन्होंने नंबर फिक्स किया था 7। अब जो जो चाहता है डायरेक्टर बनना वो मैदान में आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा। नोटिस क्या, आई इंटेंड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर डायरेक्टर। ये किसे देंगे, ये कंपनी को देंगे। कितने दिन पहले, ये 14 डेज बिफोर, ये पूरा काम पहले होगा बिफोर। और ये नोटिस कौन देगा, जो डायरेक्टर के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, कंटेस्टेंट है, ठीक है, जो विलिंग है, ओके। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये, कंपनी ट्रांसमिट नोटिस टू दी मेंबर्स। कौन से नोटिस के, इंटेंशन के नॉट लेटर देन 7 डेज बिफोर एजीएम एंड पब्लिश इन इंग्लिश उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ द प्रोविंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें वो पब्लिक लिस्टेड होगी तो उसके उस प्रोविंस के न्यूज़पेपर में भी उसको प्रिंट करेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, तीसरा स्टेप क्या है, अब रह गया, अब कंपनी क्या करेगी, कौन 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 किसके लिए ये जिम्मा है, नोटिस, कौन सा नोटिस दिया, टू बी ट्रांसमिटेड, नोटिस टू बी ट्रांसमिटेड। बताएं कितने में, कितने दिन 7 डेज बिफोर। ये सारा किससे पहले हो रहा है, एजीएम से पहले। और उसके बाद क्या होगा, एजीएम हो, एजीएम कंडक्ट होगी, ठीक है, इस तरह होगा। तो उससे पहले क्या क्या हो चुका है, देखें। सबसे पहले नंबर फिक्स हुआ, नंबर फिक्स हुआ कितने दिन पहले, 35। कंटेस्टेंट या इंटेंशन का नोटिस देंगे कितने दिन पहले, और कंपनी ने क्या करना है, उसको ट्रांसमिट करना है, कहाँ पे, और कंपनी का मतलब यहाँ मेरा क्या है, कंपनी टू ट्रांसमिट नोटिसेस। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टर्स ही काम करेंगे ना, क्योंकि उसका काम डायरेक्टर चला रहे होते हैं। 7 डेज बिफोर एजीएम। अब ये देखें, एक कितने आएंगे, अब देखिए कितनी सीट्स फिक्स की गई थी, कितनी, 7 ना, 7 सीट फिक्स की गई थी, भाई 7 होंगी। अब सपोज कर लें चूँकि ये फर्स्ट एजीएम है और फर्स्ट इलेक्टेड आ रहे हैं, ये सातों की सातों वेकेंट पोजीशंस होंगी, सातों वेकेंट होंगी, क्योंकि 7 के 7 इलेक्ट होने हैं ना। मगर व्हाट इफ़ के ये सब्सिक्वेंट इलेक्शंस हैं, तो पता चलेगा कि यार देखो यहाँ ना कुछ कैजुअल वैकेंसीज भी थी, आ रहे हैं उस पर, कैजुअल वैकेंसीज पे सीट कितनी खाली है, रिटायरिंग डायरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा सारी सीटें खाली नहीं होती, तो पता होता है। अब आप कितने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसमें कितने लोग मैदान में आएंगे, बताओ कितने लोग मैदान में आएंगे। अब वो डिपेंड करता है फैक्ट्स पे कि टोटल मेंबर कितने थे। 7 सीटें हैं तो हो सकता है कि कोई 10, 12, 8, मगर व्हाट इफ के 7 सीटें थी, 7 लोग सामने आए, अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्शन ही नहीं होगा, अनअपोज्ड, क्योंकि कंटेस्ट तो हुआ ही नहीं, सबको एक सीट मिल जाएगी। इसका मतलब लाजमी है इलेक्शन के लिए कम से कम भी 7 से 1 नंबर ऊपर हो, तो फिर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो जब चाहे ना अपना नोटिस जो दिया था विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, विथड्रॉल कर सकते हैं अपने नोटिस का, क्लियर है ना। तो हाउ अपॉइंटेड, थ्रू इलेक्शन। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कितने दिन, 34, 35, 38, कितने
कितने दिन याद रखें, 35 दिन पहले एक इवेंट होगा, क्या नंबर फिक्स की जाएगी। उसके बाद 15 दिन बाद, नहीं 14 डेज, ओके 14 डेज बाद क्या होगा, क्या होगा, इसको ये नहीं बोल, कंसेंट नहीं बोलते उसको, क्या कहते हैं, कंटेस्टेंट डायरेक्टर क्या करें, नोटिस कहते हैं उसको, नोटिस देंगे कंपनी को कि मैं इंटेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 6 नहीं 7 दिन याद करें, तो क्या क्या था पहले, क्या था, डेज कितने थे, 35, 14 और 7 डेज बिफोर वो नोटिस जो दिए हैं लोगों ने इंटेंशन शो करने के, वो मेंबर्स तक पहुंचाए जाएंगे, फिर एक्चुअली एजीएम होगा, करेक्ट। अच्छा, फिर है इलेक्शन, आ गया भाई इलेक्शन। इलेक्शन की सूरत में क्या होगा, कंपनी अगर विद शेयर कैपिटल है, विदाउट शेयर कैपिटल है, वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। विदाउट शेयर कैपिटल में डायरेक्टर्स गेट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इन जनरल मीटिंग इन मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। और नॉर्मली वो तरीका क्या होगा, वोटिंग क्या होगा, भाई आओ मेजॉरिटी से इलेक्ट हो जाओ, एक बंदे को एक वोट होगा। मगर देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसका कोई पैटर्न जो होगा ना, वो मैं बताता हूँ। जब आप इस इलेक्शन के मेथड को सीखोगे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मुश्किल हो जाता है। तो वो कहा गया वहाँ जाओ। अच्छा, फिर विथ शेयर कैपिटल है, विथ शेयर कैपिटल में मेंबर्स हैव वोट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। अब किसके पास कितने वोट्स होंगे उसको कैसे वर्कआउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है, मेंबर्स हैव वोट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या, नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स। देखो मेरे पास वोटिंग शेयर थे 10,000 और सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। अच्छा, टोटल कंटेस्टेंट से 10, क्या करेंगे, रॉन्ग, कंटेस्टेंट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंटेस्टेंट से थोड़ी करेंगे, वो तो 15-20 चेंज, वो सीटें कितनी खाली हैं, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 से नहीं करोगे। तो 10 कितने हो जाएंगे वोट्स मेरे, 70,000। अब 70,000 मुझे वोट्स मिलेंगे। हर मेंबर को कितने वोट्स होंगे उस दिन डायरेक्टर को इलेक्ट कराने के लिए, कास्ट कैसे करेगा, जितने उसके नंबर ऑफ शेयर्स, वोटिंग सिक्योरिटीज और जितनी सीट्स वैकेंट होंगी जिस पे वोटिंग हो रही है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करें कि एक बंदे के पास 5,000 शेयर्स थे और वैकेंसी सिर्फ 3 डायरेक्टर की थी जिस पे इलेक्शन हो रहा है, तो क्या करेंगे, 15,000 हो गया। अब 15,000 वोट्स होंगे, उसको मेंबर में गिव ऑल वोट्स टू सिंगल कैंडिडेट, सारे एक को दे दिए, 15,000 के 15,000 वोट एक को दे दिए, वो जीत गए। और डिवाइड कर सकता है अमंग, तो उसने कहा यार मेरे साथ 3 और भी हैं जो मेरे जानने वाले हैं, हम मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पूरी स्कीम बनाते हैं। एक ने कहा देखो यार मेरे पास तो 35,000 वोट हैं, मेरा तो वैसे ही जीत जाएगा, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम लोगों को चाहिए तो मैं 5,000 वोट स्पेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल वोटिंग पावर इतना हो, पूरी आराम से ना कैलकुलेशन की जाती है। मैं 30,000 पे मेरा एक डायरेक्टर इलेक्ट हो रहा है, 5,000 बच रहे हैं, यार 5,000 मुझे दे दे, मेरे पास 15 हैं, तो 15 और 5 तुम दोगे तो क्या हो जाएगा 20, एक बंदा अपने साथ और पकड़ लेता हूँ 10,000 वाला, तो मेरा भी डायरेक्टर आ जाएगा, तो वो तुम्हारे और मेरे लिए एक ग्रुप बन के हम काम करेंगे। तो इस तरह वो ना क्या करते हैं। देखिए बात ये है कि यहाँ पे हर बंदा अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, हर बंदे को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कैसे करेगा, डायरेक्टर अपना बढ़ा के, खुद डायरेक्टर बन के, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ऐसी कर सके जो उनके अपने हक में हो। तो इसीलिए वोट्स की प्लानिंग होती है। कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो होगा वो जीत जाएगा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, और जितनी सीट खाली होंगी उतने तक होगा, फिर आपके हार जाएंगे। दिस इलेक्शन मेथड इज नॉट फॉलोड इफ द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स। अगर टोटल नंबर 7 है, डायरेक्टर भी 7 है, तो जरूरत ही नहीं है, सब इलेक्टेड हो गए। अच्छा, इलेक्शंस को इनवैलिड करार दिया जा सकता है कब, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर होल्डिंग 10% वोटिंग पावर विदिन 13 डेज ऑफ द इलेक्शन। कोर्ट को अप्रोच करेगा और कहेगा इसको इनवैलिड करार दे बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी। वो जब इरेगुलरिटी साबित कर देगा, कोर्ट के पास पावर है कि वो इसको इलीगल करार दे सकते हैं। इरेगुलरिटी क्या हो सकती है, मसलन उसने कहा था मेरे पास 10% वोटिंग सिक्योरिटी है
और मैंने पोल डिमांड किया था, इन्होंने पोल नहीं किया। तो पोल के बजाय इन्होंने शो ऑफ हैंड्स पे डायरेक्टर सिलेक्ट किए हैं, तो जो बिल्कुल भी गलत किए हैं। तो कोर्ट सबूत मांगेगी, अगर उसका मिल गया तो कोर्ट ऐसे हालात में फैसला करेगी। टेन्योर क्या होता है इनका? 3 साल। किसका 3 साल? होल्ड ऑफिस फॉर 3 साल अनलेस रिजाइन कर दें, बिकम डिस्क्वालिफाइड हो जाए या अदरवाइज सीजेस टू होल्ड ऑफिस। ये अदरवाइज सीजेस टू होल्ड ऑफिस में डेथ आती है, इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। क्यों वैकेंसी क्रिएट? अभी टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था कि वो ऑफिस वैकेंट हो जाए। और वैकेंट होने की रीजंस नॉर्मली यही होती हैं कि वो रिज़ाइन कर दे वक्त से पहले, या डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अंडर द लॉ उसको डिस्क्वालीफाई कर रही है, या उसकी डेथ हो जाती है। इस रीज़न की वजह से वो टेन्योर क्रिएट कंप्लीट नहीं कर पाता। और डायरेक्टर्स टू फिल कैजुअल वैकेंसी, अब कैजुअल वैकेंसी पे इलेक्शन नहीं होता, मेंबर्स के पास नहीं जाते। वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो एक नया बंदा लाके उसको डायरेक्टर बना देते हैं, और जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर पीरियड के लिए होगा, उसके 3 साल नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि अच्छा चूँकि तू अब आया है तो 3 साल पूरे कर, नहीं नहीं, उसके लिए रिमेनिंग। अब अगर 2.5 साल हो चुके थे तो सिर्फ 6 महीने के लिए आएगा। ठीक है। रिटायरमेंट कैसे होती है इनकी? रिटायर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 years। रिटायरिंग डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग दी फंक्शंस अनलेस सक्सेसर्स इलेक्टेड एंड टेक स्टेप्स टू, वही सेम बातें हैं इम्प्लीमेंट। इस 45 डेज़ का टर्म है जिसके अंदर अंदर उसने ये काम कंप्लीट करना है, और अगर नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। अब आते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? नॉमिनी डायरेक्टर होता है जो क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स या अदर स्पेशल इंटरेस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशल इंटरेस्ट का, क्रेडिटर नहीं है मगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सपोज करते हैं कि कंपनी ने लेट सपोज के एक जेवी की है। जेवी क्या होता है? जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर में किसी और की हैवी इन्वेस्टमेंट लग रही है, एग्रीमेंट किया गया है, तो वो कहेंगे ना कि यार देखो हर फैसला जो तुम्हारा होगा मेरे पे असर रखेगा, तो आप नॉमिनेट करने दो मुझे। तो नॉमिनेट किया जाता है अंडर दी एग्रीमेंट। तो इस केस में वो करते क्या हैं, वो बंदा बेसिकली एक ही बैठा होता है, उसकी चलती वलती कुछ नहीं है, मगर वो एजेंट बन के काम करता है। तो इसलिए वो नॉमिनी डायरेक्टर या डायरेक्टर्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होगी वो मेजॉरिटी डिसीजन से होती है, मगर कम से कम एक बंदा बोर्ड पे बैठा हुआ हो, नज़र रख के बैठा होता है। फिर होता है सब्सटीट्यूट या अल्टरनेट डायरेक्टर्स। ये कौन से होते हैं सब्सटीट्यूट या अल्टरनेट? मुल्क से बाहर जा रहे हो और लंबे पीरियड के लिए जा रहे हो, तो फिर पीछे इंटरेस्ट कौन देखेगा आपके? प्रॉक्सी तो मीटिंग ख़त्म, प्रॉक्सी ख़त्म। ये तो बोर्ड पे कौन देखेगा क्या क्या मामला चल रहे हैं? जब तक तुम वापस आके देखोगे मामला, तब तक तो क्या होगा? तो कहते हैं उसी केस में अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट या अल्टरनेट डायरेक्टर विद अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग द पीरियड के एक डायरेक्टर्स एब्सेंस हो फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ नॉट लेस देन 3 months। इप्सो फैक्टो वो वेकेट हो जाएगी। इप्सो फैक्टो का मतलब है बाय द वेरी फैक्ट, जैसे ही हुआ तो वेकेट हो जाएगा। एंड व्हेन अपॉइंटिंग डायरेक्टर रिटर्न टू पाकिस्तान। देखिए लंबे टाइम के लिए कोई बाहर जाए तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो लंबा टाइम कितना रखा गया? 3 महीने से कम या ज़्यादा? नॉट लेस देन क्या? पाकिस्तान से एब्सेंस उसका नॉट देन 3 months का हो। इसका क्या मतलब है? इसको कैसे समझोगे? इसका मतलब है कि पाकिस्तान से मैं 2 महीने बाहर जा रहा हूँ, मुझे डायरेक्टर रखने देंगे? यार मेरे भाई को ज़रा रखो बोर्ड पे, मेरा सब्सटीट्यूट है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, तो वो बैठेगा। वो कहें कितने महीने बाहर जा रहे हो? 2 महीने। नो, एब्सेंस तो है 2 महीने का है, आपका कोई सब्सटीट्यूट डायरेक्टर अलाउड नहीं है। मैं जा रहा हूँ 5 महीने के लिए, अब रखेंगे? 1 साल के लिए रखेंगे? 3 साल के लिए रखेंगे? यस। इसका मतलब है कि 3 महीने के अंदर अगर मैं वापस आ जाऊँगा, मेरा एब्सेंस 3 महीने के अंदर, तो सब्सटीट्यूट डायरेक्टर नहीं होता। सब्सटीट्यूट डायरेक्टर होता है जब आपका लंबा ड्यूरेशन मुल्क से बाहर हो, ताकि आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके। इसमें भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इसमें भी बोर्ड की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मेंबर्स का अप्रूवल होगा, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि ऐसा बंदा अपॉइंट करा के जाए जो फिर
कंपनी का काम ख़राब करते। और जैसे ही पाकिस्तान में वो वापस आया बंदा, तो वो अब उसका काम सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर का ख़त्म हो चुका है और ये खुद अपने ड्यूटी खुद परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया, क्लियर है ये सारी चीज़ें। ये चार्ट भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा। डायरेक्टर से मुतालिक थोड़ी सी बातें और हैं, वो हम पढ़ेंगे और फिर हम ब्रेक करेंगे और फिर अगला टॉपिक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा या वाइंडिंग अप होगा। छोटा सा है, वाइंडिंग अप करते हैं फिर उसके बाद वाइंडिंग अप, क्योंकि उस पर सवाल बनता है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग अप पे चले जाएंगे, वाइंडिंग अप को रिवाइज करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले ये तो आपने देख लिया। अच्छा, अब डायरेक्टर के बारे में थोड़ी सी वजाहत पहले करते हैं कि डायरेक्टर के बारे में, कि डायरेक्टर कहते किसको हैं। देखिए, ये वर्ड थोड़ा सा डिसेप्टिव है, इसलिए कि डायरेक्टर एक जॉब भी है, ये जॉब भी है। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टर्स, तो हम उन लोगों की बात करें जो बोर्ड मेंबर्स हैं, और बोर्ड मेंबर बने बगैर भी लोग डायरेक्टर होते हैं। किसी भी सीए फर्म की मैं बात करूं तो उसमें जो, ये तो फर्म है, कंपनी नहीं है, मगर बात करूं अगर वहाँ समझाने के लिए, तो ओनर्स कौन होते हैं फर्म के? अगर कहा जाए ना, जो ओनर्स हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टनर्स, मेंबर्स, राइट। उसमें डायरेक्टर भी होते हैं, सीए फर्म में डायरेक्टर भी होते हैं, आपको पता है, होते हैं डायरेक्टर। मगर आपको पता है वो डायरेक्टर कौन होते हैं? उन एम्प्लॉयज़ होते हैं। डायरेक्टर्स सीए फर्म में मेंबर के नीचे होते हैं, दे रिपोर्ट टू मेंबर। मैं मिसाल दूं, एक ऐसा बंदा जो सीए फर्म में जॉब कर रहा था और वो ही और शी वाज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाज अ लॉयर, एंड उसका प्रमोशन होता गया। अब वो ही और शी कैन राइज ओनली टू दी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर से ऊपर कोई पोजीशन नहीं है उसकी, मगर वो ऊपर पोजीशन जो है ना, उसमें वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज वो मेंबर नहीं बन सकता। तो मेंबर ऊपर होता है डायरेक्टर के। ये क्या बात हुई? हम तो समझते हैं डायरेक्टर सबसे ऊपर होता है। इसका मतलब वर्ड डायरेक्टर डिसेप्टिव है बड़ा। इसका मतलब डायरेक्टर की कोई सिंगल मीनिंग थोड़ी है। जिस डायरेक्टर की हम बात कर रहे थे वो कौन होते हैं? वो होते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स। इसका मतलब कंपनी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ये जैसे आप जिसको आप कह सकते हैं डायरेक्टर मार्केटिंग, मगर वो डायरेक्टर मार्केटिंग जो होगा ना, वो बोर्ड मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे डायरेक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे। वो दे आर काउंटेड एज एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉय कैटेगरी में चले जाते हैं। तो और दूसरा जो है, डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में आपकी पोजीशन के साथ लफ्ज़ डायरेक्टर लिखना भी ज़रूरी नहीं है। यू आर नॉट अ डायरेक्टर बाय डेजिग्नेशन, बट यू आर अ डायरेक्टर बाय पोजीशन। कैसे? एक बंदा है जिसको डेजिग्नेशन दी गई है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव। इसमें डायरेक्टर का है नहीं है, इसकी पोजीशन या डेजिग्नेशन में डायरेक्टर लफ्ज़ नहीं है। इसको हम ये नहीं कहते डायरेक्टर फाइनेंस, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं उसको। डायरेक्टर कंपनी तो नहीं बोल रहे ना। तो उसकी पोजीशन में वर्ड डायरेक्टर नहीं है, मगर वो डायरेक्टर है। क्यों? क्योंकि सीईओ बोर्ड मेंबर होता है। इस हद तक कि अगर कंपनी में एक बंदे को पोजीशन दी गई है मैनेजर की, ये बंदा मैनेजर है, मगर उस मैनेजर को शेयर्स देके बोर्ड मेंबर बनाया जा सकता है। यानी पोजीशन से नहीं पता चलता, डेजिग्नेशन से नहीं पता चलता कि वो बोर्ड मेंबर है कि नहीं है। और किसी की डेजिग्नेशन से देख के हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी डेजिग्नेशन चूँकि डायरेक्टर है तो ये डायरेक्टर बोर्ड मेंबर होगा। इसका मतलब है थोड़ा एहतियात कीजिएगा फैक्ट्स को समझते हुए केसेस में। तो ये देखें, फैसल इज़ अ सीनियर एम्प्लॉई ऑफ ABC लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज़ ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। However, he is not appointed to the board of directors, does not participate board meetings. He is not a director. फिर यहाँ देखें, नवीद is a senior employee of ABC and his designation is a general manager operation. But he is a board member, therefore he is a director. ये बात क्लियर हो गई डायरेक्टर्स के लिए। अच्छा, फिर डायरेक्टर के लिए लाजमी है नेचुरल पर्सन होना। तो उन केसेस में जिसमें कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का क्या होगा? नहीं बन सकती। तो अगर 100% ओन्ड सब्सिडियरी है, उसमें डायरेक्टर कहाँ से आते हैं?
यस, इसका मतलब है वो अभी तो पढ़ा था हमने, नॉमिनी वो नॉमिनेट करते हैं, तो इसका मतलब वो किसी नेचुरल पर्सन को अपने बिहाफ पे डायरेक्टर बनाएंगे, अपने बिहाफ पे। और सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट, सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट के उसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक नेचुरल पर्सन। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, नेचुरल पर्सन बनेगा। और कंपनीज, बॉडी कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ता है, एक किसी नेचुरल पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ता है। ये है नॉट टू बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू आर अ डायरेक्टर, आखिरी जुमला पढ़ें, व्हेन समवन इज अ डायरेक्टर यू आर अ डायरेक्टर इंटायरिटी। ये नहीं कह सकते कि देखिए जी जो बोर्ड की मीटिंग जो थी, मीटिंग नंबर 15 ऑफ 2024, उसमें हुए थे 4 फैसले, मैं बस एक फैसले की हद तक डायरेक्टर हूँ, बस जो बाकी फैसले होते नहीं 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 मुझे ना काउंट किया जाए। भाई क्यों नहीं काउंट किया जाए? यू आर अ डायरेक्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये वेरिएबल थोड़ी होगा कि आप एक डिसीजन में डायरेक्टर बनो बाकी में ना बनो, नहीं, यू आर अ डायरेक्टर, यू आर अ डायरेक्टर, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू। ठीक है, तो डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम टू बी, ये क्लेम पे फोकस है। ये जैसे अभी मैंने मिसाल बताई, 3 फैसलों में मैं एक में डायरेक्टर समझा जाऊँ, बाकी में ना समझा जाऊँ, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल डायरेक्टर तो क्यों? क्योंकि कैन नॉट क्लेम रिलीफ from his responsibility as director on the basis that he is not concerned with any particular area। अच्छा, इसकी एक मिसाल और सुने। एक बंदा कहता है देखें जी जो कंपनी ने फैसले किए हैं, ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू मार्केटिंग, मैं चूँकि मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, therefore to the extent of decisions relating to marketing I should be considered as board member and responsible, but all the decisions which have anything to do with finance मुझे ना समझा जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंस का बंदा ही नहीं हूँ। फिर टेक्निकल साइड, इंजीनियरिंग की कंपनी थी, वो तो मुझे कख नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता। वंस अ डायरेक्टर, तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड आपके साथ शेयर होंगी, चाहे आपको कोई चीज़ आती हो, क्या चीज़ आ, वेरिएबल आप नहीं क्लेम कर सकते। क्लियर? डायरेक्टर का मेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर लॉ अगर कहीं पे कहता है कि नॉन मेंबर भी होगा तो हो सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर्स की तरफ से जो होगा वो नॉन मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो शेयर होल्डर थोड़ी होता है, वो नॉन मेंबर है। तो जहाँ जहाँ कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, वरना अच्छा कहीं कहीं पे क्या होता है, एक शेयर, क्वालिफाइंग शेयर्स को कहते हैं, एक शेयर देके सीईओ को मेंबर बनाना पड़ता है, क्योंकि द ओनली एंट्री टू बोर्ड इज थ्रू शेयर होल्डिंग, एक्सेप्ट फॉर फ्यू लिमिटेड केसेस जिसमें लॉ ने अलाउ किया है नॉन मेंबर को। तो सीईओ हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, उसको तो वहाँ प्रेजेंट होना है, तो फिर उसके लिए वो शेयर होल्डर थोड़ी होता है। और सीईओ, आजकल सीईओस प्रोफेशनल सीईओस हैं, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, फ्रॉम अनदर कंपनी तो मूव करते रहते हैं, तो इसीलिए उनको शेयर होल्डिंग, उनको कहा जाए नहीं शेयर खरीदो, वो क्या पागल हो, मैं शेयर क्यों खरीदूँ, मैं तो जस्ट एम्प्लॉई, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, फिर क्या करूँगा मैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, एक क्वालिफाइंग शेयर दे के उसको कहते हैं चलो तुम भी मेंबर हो, ठीक है। डायरेक्टर्स की अथॉरिटी क्या होती है? डायरेक्टर्स की अथॉरिटी इक्वल होती है। सपोज करें एक बंदा आया, मैं ऐसे ही नकली नाम ले रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्या पता वो बंदा ही ना निकला, ऐसे से कल कॉल कर, सर तो ये साहब आप मेरा नाम ले रहे हैं, मैं आपकी क्लास सुन रहा था, मेरा बेटा मेरी बेटी आपकी क्लास में था, तो नाम ना ले, ऐसा होता है कभी कभी ना, एग्जाम्पल मैं फिक्शनल बना रहा हूँ। अहमद भट्ट साहब जो है ना वो गुजरांवाले के हैं, और वो कहते हैं जी मैं पहलवान हूँ, मैंने तो 90% शेयर लिए हैं और वोट्स लिए, तुम छोटे हो, चलो साइड पे हो जाओ, तुम लोगों को 8% वोट भी नहीं पड़े, 90% वोट मेरे थे, तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं पहलवान हूँ। भाईजान भट्ट साहब, ऐसा नहीं होता, असल में सब बराबर है। वो जो 8% से जीत के आया होगा ना वो, और वो जो 40% से जीत के आया होगा, बराबर है।
इलेक्शन में किसने कितने वोट्स लिए इसका उसके इलेक्शन के बाद कोई वज़न, कोई औकात नहीं होती। उसके बाद नहीं देखा जाता कि किसके कितने वोट्स थे, सारे बराबर होते हैं। तो अथॉरिटी में सारे डायरेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इक्वल, सबका वोट काउंट करता है, सबके वोट का एक ही वजन है। हालांकि बट साहब पहलवान है और वोट भी उसने भारी लिए थे, वोट उसका होगा बराबर, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी और मेजॉरिटी से होगी। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ में, जिम्मेदारियों में फिड्यूशरी ड्यूटीज़ भी शामिल हैं, जिसका मतलब है कि दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और इस वजह से उनके सारे डिसीशंस जब लेंगे तो देयर लॉयल्टी एंड इंटरेस्ट कंपनी के हक में होना चाहिए। सपोज करते हैं एक डायरेक्टर चूँकि लीडिंग पोजीशन में था और वो सीईओ भी था, तो डिसीजन मेकिंग उसने क्या की, कहा जी हम ना पानी यहाँ से, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का पानी यहाँ से नहीं खरीदेंगे, जो ब्रांड्स हैं यहाँ से नहीं लेंगे। क्यों? एक नई ब्रांड खुली है वहाँ से लेंगे। अच्छा क्यों भाई? उसके भाई ने खोली थी, तो कंपनी में अच्छा खासा पानी यूज़ होता है। यार ये तो फिर फाइड्यूशरी ड्यूटी थोड़ी हुई, लोग बीमार पड़ जाएं या और हो, तो इसलिए लॉयल्टी जो होगी ना वो टुवर्ड्स द कंपनी होगी, ठीक है। और जो लोग होंगे, अब जो आप बात बता रहे थे, 2 दफ़ा आपने जिक्र किया था कंसेंट का, तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अनलेस सच पर्सन इज गिवन हिज कंसेंट। राइटिंग में उसने कंसेंट दी होगी और कंपनी शैल फाइल सच कंसेंट विद द रजिस्ट्रार कि हमारे पास इसकी कंसेंट है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? नो पर्सन shall hold office as director including as alternate director is the same time for more than 5 such companies as may be specified। और 5 कंपनी की लिमिट है, 5 कंपनी में एक डायरेक्टर हो सकता है। क्या मतलब 5 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? सुबह को जाएगा 9 बजे, वैसे क्या करेगा? 5 कंपनी में काम कैसे करता है? मीटिंग। क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक कंपनी में ही रह सकता है। सुने एक बात को, देखिए जब हम कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव, तो सुबह 9 बजे आएगा, शाम को पता नहीं मगरिब पढ़ के जाएगा, तो वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर कैसे बन सकता है? ऐसा डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव एक वक्त में एक ही जगह मुमकिन होता है। हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक से ज़्यादा जगह होता है, क्योंकि वो सुबह ऑफिस नहीं जाता। जब मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग, तो उसको अटेंड करने जाता है बस। अब नॉन एग्जीक्यूटिव की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये इसलिए कंपनी के बोर्ड पे लाए गए हैं क्योंकि असल में जो कंपनी के बोर्ड पे बैठे हुए लोग होते हैं वो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स होते हैं। अब शेयर होल्डर्स में ख़ास तौर पे वो यकीनन मेजॉरिटी शेयर होल्डर होंगे। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने इलेक्शन में खुद को लेके इलेक्ट करा दिया होगा। अब क्या हुआ कि अगर शेयर होल्डर की एक ग्रुप जो मेजॉरिटी में है वो तो इलेक्ट होकर बोर्ड पे बैठ गई और वही कंपनी के डिसीशंस कर रहे हैं, और जब कंपनी के डिसीशंस हो रहे हैं तो उनके अपने हक में हो रहे हैं, तो माइनॉरिटी का क्या होगा? जो डिसीशंस होंगे वो ऑपरेसिव होंगे, ऑपरेसिव टू माइनॉरिटी। एक बंदे के पास 8% शेयर थे मगर उसको एक भी डायरेक्टर नहीं आ सका। अब ऐसा फैसला किया गया जो उसके अगेंस्ट है, उसके साथ जुल्म है। अब क्या करेंगे? तो पता ही नहीं चलेगा कभी भी। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उसको तो वो बंदा ही नहीं बोर्ड में, बाहर तो बात जाएगी नहीं। तो ऐसे केसेस में कहा गया अच्छा आउटसाइड फ्रेश एयर लाओ, जो बायस्ड ना हो, जो फ्रॉड्स और मेल प्रैक्टिसेस को बाहर ले आए रेगुलेटर के सामने, पब्लिक के सामने, शेयर होल्डर के सामने, जो कम से कम सवालात उठाएं। तो फिर इस वजह से ये कॉन्सेप्ट लाया गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है। तो वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। अब इस पे थोड़ी सी और बात होगी। एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी क्या है? द कंपनी में बाय आर्टिकल्स फिक्स कंडीशंस। और इन एलिजिबिलिटी क्या है? इन एलिजिबिलिटी में आई तो अच्छा फिक्स कंडीशंस में क्या होगा कि क्वालिफ़िकेशंस भी रखी जा सकती हैं टू बी डायरेक्टर, और रखी जा सकती हैं मगर मर्ज़ी ये आर्टिकल्स में होता है
ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी की मर्ज़ी है। इन एलिजिबिलिटी अलबत्ता लॉ ने 153 में बताई हुई है कि एक माइनर अनसाउंड माइंड का बंदा ये डायरेक्टर नहीं बन सकते, और हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड इज एप्लीकेशन पेंडिंग। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दी हुई है, और इज़ अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अब ये लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, जो बंदा है डायरेक्टर है, मतलब बनना चाहता है या उसके साथ डायरेक्टर था, ये हुआ कि पर्सन हैज़ अप्लाइड टू बी एडजज्ड इज अप्लाइड, इसका मतलब फोकस इज ऑन दिस वर्ड एप्लीकेशन, कि मुझे इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन दे चुका है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। क्यों? इस क्या शौक है इसको इंसॉल्वेंसी का डिक्लेयर होने का? पैसे नहीं है उसके पास। ये देखें, ये जून की एक न्यूज़ है, एलेक्स जोन्स फाइल्स फॉर लिक्विडेशन एमिड सैंडी हुक डेट। ये ऐसे ही सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। एलेक्स जोन्स एक वो कंस्पेरेसी थ्योरिस्ट है, और ये जो बंदा है ना, ये बंदा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। ये कंस्पेरेसी थ्योरी से कैसे, चूँकि न्यूज़ रेलिवेंट थी तो मैंने देखी थी, मैंने आप शेयर कर रहा हूँ। इसने ना एक ये शो करता है जिसमें ये बताता है कि जी जो कंस्पेरेसी थ्योरिस्ट का मतलब है जी वही इल्यूमिनाटी और ये और वो दुनिया को कब्जा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये इस किस्म के शोज़ करता था। तो आम लोग उसको बड़ा करते थे, और इसका चैनल यूट्यूब पे और इसमें बड़ा चलता है, बड़ा पैसा बनाया इसने। अच्छा, अब क्या हुआ, एक जगह स्कूल में वहाँ शूटिंग होती है अमेरिका में, ठीक है। इसने एक शो किया सोशल मीडिया पे और कहा ये नकली है, ये शूटिंग हुई नहीं है, वहाँ शूटिंग ही नहीं हुई, ये तो मूवी के सीन्स की तरह इन्होंने नकली, इसका मतलब लोगों को पागल बना रहा था। पेरेंट्स ने कहा हमारे बच्चे मर गए हैं, और ये ऊपर से कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इस पर केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया कि हमें डैमेजेस चाहिए, हमारे बच्चे मरे हैं भाई। ये कहते हैं वो केस जीत गए। अब केस जीत गए तो डैमेजेस देने पड़े इसको, डैमेजेस। ये इतना बीप बीप किस्म का बंदा है। इसने क्या किया, चुपके से सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी, और कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और एप्लीकेशन फाइल कर दी लिक्विडेशन की। अमेरिकन लॉ में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। हम वहाँ पे, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या फाइल करता है, लिक्विडेशन ही करता, क्या इंसॉल्वेंसी फाइल करता, मेरे पास पैसे ही नहीं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ, ये एक जगह पे गाड़ी है, ये ले लो, ठीक है, वो एक गाड़ी बाहर खड़ी है मेहरान, वो ले लो, बस। तो इस वजह से अब पेरेंट्स ने इसके पीछे जाके कहानी और की कि उन्होंने एक ये पकड़ा कैसे इसको कि इसने प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी है। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए कि झूठ तो नहीं बोल रहा कोर्ट में। वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स इसके चुपके इसके पीछे पड़े रहे, और वो एविडेंस लेके आए कि झूठ बोल रहे हैं। तो एनीवे, इंसॉल्वेंसी में जब हम बात करते हैं ना, तो एक है डिक्लेयर्ड, इफ़ यू आर इंसॉल्वेंट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे योर डेट्स, ठीक है। ये तो उसकी मीनिंग है कौन सी, कॉन्सेप्ट की। और अगर लेट सपोज कोर्ट ने ये मीनिंग थी, अब ये सिर्फ देख लो कि नॉर्मली यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम बैंक्रप्सी आफ्टर 12 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, ये बात समझें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। दो किस्म के इंसॉल्वेंट होते हैं। सबसे पहले तो
वापस आ जाएं हमारे टॉपिक पे ताकि हम इसको कवर करें। ठीक है, डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या है। देखिए, अगर तो आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। जिस बंदे ने बिजनेस नहीं संभाला वो कंपनी क्या चलाएगा, सही है ना। आपने पहले क्या किया हुआ है, आपने अप्लाई किया हुआ है एलेक्स जोन्स की तरह, भाई मैं इंसॉल्वेंट हूँ, प्लीज़ डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट। कोर्ट देखेगी वी डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट। अब इसका मतलब पता क्या है, घर जाओ ऐश करो, बस जो एसेट्स थे वो ले लो, बाकी माफ़। तो आप क्या हो चुके हो, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। मगर ये क्या उम्र भर अनडिस्चार्ज चलेगा, नहीं नहीं। ये देखो, एक टाइम आएगा जिसके बाद आप क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज्ड हो जाएंगे, विच मीन्स कि अब आप इंसॉल्वेंसी से निकल जाओगे। यानी वो जो धब्बा था ना आपके साथ जिसने आपको डिस्क्वालीफाई कराया था, वो उस वक्त होगा जब एक टाइम जैसे सिर्फ 12 महीने। इसका मतलब क्या है कि अगर तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया ना इसको इंसॉल्वेंट, तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट काउंट होगा। कब तक, 12 महीने तक। जैसे ही 12 महीने हुए आप अनडिस्चार्ज से क्या बन चुके हो, तो फिर आप, इसका मतलब है धब्बा मिट गया है। अब आपके साल गुजर गया ना, इसका मतलब सीधे हो गए हो तुम, अब डायरेक्टर बन सकते हो। तो अगर कहा जाए कि कौन सा इंसॉल्वेंट है जो डायरेक्टर बन जाता है, डिस्चार्ज। ये कौन से होते हैं डिस्चार्ज, भाई उसको हमने जलील किया, या वाकई जेन्युइन भी तो केस हो सकता है ना। एक बंदा वाकई बिजनेसमैन था यार, उसका एक वेंचर नहीं चला, अब फ्रॉडियो को छोड़े, एलेक्स जॉन को जेन्युइन लोग देखें, उसका बिजनेस नहीं चला, वो उसने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बंदा बेकार है। तो 1 साल तक उसको हम रखेंगे बाहर, फिर उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, गैर इखलाकी काम की सज़ा हो, कंडक्ट दैट इज़ बिलीव टू बी कॉन्ट्ररी टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी, गुड मॉरल्स एंड जस्टिस। इसको कहते हैं मॉरल टर्पिट्यूड। इसमें मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग्स, इस किस्म के काम होते हैं। और ही हैज़ बिन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस बाय कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन में उसको मना किया गया है। इज़ लेकिंग इन फाइड्यूशरी बिहेवियर या फिड्यूशरी बिहेवियर एंड डिक्लेरेशन दिस इफेक्ट हैज़ बीन मेड बाय, कोर्ट ने फैसला किया हुआ है उसके लिए ऑलरेडी कि ये ना जिस कंपनी में जाता है उसका बेड़ा गर्क कर देता है, क्योंकि ये सारा सिर्फ अपने ख़ानदान को चीज़ें सिर्फ दे रहा होता है और उसमें से 2 नंबरी कर रहा होता है। तो वो आपके फिड्यूशरी ड्यूटीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, नहीं हो सकते। डज नॉट होल्ड NTN कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि अगर NTN उसको होता है जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो, मेरे पास टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास टैक्सेबल इनकम, मेरे पास एग्जैम्प्ट इनकम है, तो फिर मैं NTN क्यों लूँ, नहीं लूँगा। तो कमीशन ACCP फिर कह सकता है ओके इसको NTN की वेव कर दो। इज़ नॉट अ मेंबर नहीं है तब भी वो नहीं बन सकता डायरेक्टर। और शैल अप्लाई इन द केस ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर हु इज़ नॉट नेचुरल पर्सन। अब बात ये है कि अगर मेंबर नहीं है फिर भी डायरेक्टर बने, उसकी पहली किस्म क्या है, ऐसा नेचुरल पर्सन जो किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रैक्टिकली मेंबर होता है बोर्ड का मगर वो मेंबर नहीं होता। ठीक है। दूसरा केस, होल टाइम डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉई, एक ऐसा बंदा जिसके नाम में डायरेक्टर है, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर है, इज नॉट अ मेंबर। हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉई हो, होल टाइम एम्प्लॉई हो, वो इसमें कवर हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव को मेंबर बनना होता है, ठीक है, यानी ये भी बोर्ड मेंबर होता है। और पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट, कहते हैं इन केसेस में लाजमी नहीं है उसका मेंबर होना, बगैर मेंबर के भी उसको एज एग्जेम्पशंस हैं, बगैर मेंबर पे भी उसको बोर्ड मेंबर बनाया जा सकता है, बोर्ड का उसको पार्टिसिपेशन हो सकता है। लिस्टेड कंपनीज के लिए थोड़ी सी एक चेंज है, एक चीज़ एडिशनल है कि लिस्टेड कंपनीज ओनली अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड डायरेक्टर इफ ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट इज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट और इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज। कहते ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि लिस्टेड, ये सिर्फ याद रखिएगा लिस्टेड कंपनीज के लिए बात हो रही है। लिस्टेड कंपनीज है ओनली अ मेंबर, और यहाँ लिखा है नॉट, इसका मतलब ये एडिशनल प्रोहिबिशंस हैं
लिस्टेड कंपनीज के लिए। क्या डायरेक्टर के लिए है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज डिफॉल्टर, बैंक को पैसे नहीं दिए उसने वापस, डिफॉल्टर है बैंक का, ये नहीं बन सकता डायरेक्टर। एंगेज इन बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज स्पाउस और इज अ स्पाउस ऑफ सच पर्सन और इज अ स्पॉन्सर डायरेक्टर। देखिए ब्रोकरेज की जहाँ तक बात है, इसमें देखिए मिसाल ले लें स्टॉक एक्सचेंज की, ब्रोकरेज की मिसाल ले लें तो इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज, तो जो ब्रोकरेज का काम करेगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, लिस्टेड का, ओनली लिस्टेड। इसलिए पहली बात मैंने लिस्टेड की है, बाकियों का बन सकता है। या उसकी स्पाउस ब्रोकरेज हो, खुद का नहीं उसकी स्पाउस का, मगर ये नहीं बन सकता, स्पाउस को छोड़ो खुद भी नहीं बन सकता। या इज स्पॉन्सर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस। इसका मतलब क्या है, ब्रोकरेज का जो काम है वो चूँकि मिडलमैन का काम है ना, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। अब आप एक कंपनी में बैठे हो, वाइफ एक ब्रोकरेज हाउस चला रही है, इन्फॉर्म कर दोगे ये शेयर ले लो, पकड़ नहीं सकते ना। द पॉइंट इज के इनसाइडर ट्रेडिंग दुनिया की पकड़ लोगे, इनकी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अपना ही ब्रोकरेज हाउस है, क्या करोगे उसको, मतलब कैसे साबित करोगे कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। बाकी दुनिया को तो पकड़ लेंगे ना इनसाइडर ट्रेडिंग में, इसको कैसे पकड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ब्रोकरेज का जो बिजनेस करते हैं ना, वो डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी कंपनी के, क्योंकि वो इनसाइडर हो जाते हैं, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। एक कंपनी का बंदा एम्प्लॉय था, इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया, और कैसे पकड़ा गया, पाकिस्तान की बात है। वो इन्फॉर्मेशन देखें ना, वो पकड़ते एससीसीपी कहाँ से पकड़ता है, जिसको कहते हैं जो चोर के पाँव जो होते हैं ना उसके निशान से पकड़ता है। ये नॉर्मल तौर पे गांव के जो लोग हैं उनको पता है कि वो भैंस चोरी हो गई, तो फिर उसको पकड़ते कैसे, किसने चोरी की है, वो उसके पाँव के निशान को पकड़ के और वो पहुंच जाते हैं, भैंस इस घर में गई है, तो वो पकड़ लेते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं कि इवन बीच में कंक्रीट भी आ जाए ना, रोड भी आ जाए, तब भी वो पकड़ लेते हैं। गाँव में इस तरह होते हैं। तो एससीसीपी भी इसी तरह करता है, पाँव के निशान। पता है कैसे, वो इस तरह नहीं कहते कि सबको पकड़ो कहाँ से न्यूज़ गई, नहीं, वो देखते हैं ट्रेडिंग किसने की, फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसने लिया है, पहले देखते हैं अच्छा ये बंदा है, हाँ भाई। कोई मिसाल ले लें कि अमीना खातून, अमीना खातून कौन है यार, इतने 4 करोड़ रुपए कमा लिए उसने शेयर की ट्रेडिंग में। पता चला अमीना खातून जो है ना अनपढ़ है, किसी गाँव में रहती है, और उसको ट्रेडिंग की तो दूर की बात है, उसने कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं की है, सडनली उसने शेयर परचेज़ किए। तो सबसे पहले अब अमीना खातून के रिलेटिव ढूंढे जाएंगे, इसका बच्चा कहाँ है, बेटा कहाँ है, किधर है, उधर से वो ट्रेस करेंगे उसको। तो इस तरह ना एक कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो एक बंदे पे शक पड़ा कि ये इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसी को पता था ये अकाउंट्स बनाने में इन्वॉल्व था। उसका फ़ोन उठा लिया, उसकी हर चीज़ को देखा, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। आपको पता है एविडेंस कैसे मिला, एविडेंस भी तुक्के से मिल गया। किसी ने, जब इंक्वायरी हो रही होती है ना, तो एम्प्लॉय से बात करते हैं, इसकी आदतें क्या हैं, क्या करता है, वहाँ से जनरल गुफ्तगू में, तो किसी वो चाय वाले ने बताया, यार सर मैं जब भी जाता हूँ ये यूट्यूब पे गाने सुनता है। मैंने कहा ओके, यूट्यूब ढूंढो इसका। उसके सिस्टम को खोला, यूट्यूब खोला, तो जो सबसे ऊपर होता है ना, वो जो बार बार चल रहा होता है, वो उसको उन्होंने उसकी हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री में जो गाने सुने थे उसको जो खोला, तो नीचे कमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था लोगों को ये फलानी कंपनी के शेयर्स खरीद लो उधर से पकड़ा गया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होगी मुश्किल होती है पकड़ना अगर ब्रोकरेज हाउस हो आपका, दैट इज़ वाई इसमें ब्रोकरेज हाउस को मना किया गया, ठीक है। मगर याद रखिएगा लिस्टेड की सूरत में, बाकियों में नहीं है। अनलिस्टेड में बीवी भी काम करे, आप भी काम करो, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। इनएलिजिबिलिटी ऑफ बैंकरप्ट, a person is being discharged, undischarged insolvent, act as chief executive director, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding। जिसने एक का बेड़ा गर्क किया वो इसको भी बेड़ा गर्क करने आया हुआ था। चीफ एग्जीक्यूटिव बन के अगर कोई इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट काम करेगा ना, अनडिस्चार्ज समझ आया था ना, ये नहीं बच्चों को समझ आता, आई होप कि आपको समझ आ गया है कि वो इंसॉल्वेंट जो 12 महीने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, उस पर पाबंदी नहीं है। जो उस वक्त डिक्लेयर हुआ बेड़ा गर्क किया है का, वो दूसरी का करने आया था, तो कहते हैं उसकी सज़ा फिर जेल है, ठीक है। और
फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 और फाइन या बोथ दोनों हो सकते हैं। बाकी ये हमने उसमें कवर कर लिया था टर्म का फ्लो चार्ट के अंदर। और इलेक्शन, नॉमिनेशन और कैजुअल वैकेंसी में हमने इलेक्शन देख लिया था, नंबर ऑफ वोट देख लिए, रिजल्ट देख लिया, ये हमने कवर कर लिया। अच्छा, नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर भी हमने बात कर ली है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट की बात भी हो गई है। ये सादा से चीज़ें जो ऑलरेडी चार्ट में कवर हो गए थे। फ्रेश इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हैं। और हाँ, ये वाली बात थी, इलेक्शंस पे कोई एतराज़ करेगा तो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट की जाने के लिए उसके पास कम से कम भी 10% की वोटिंग पावर होनी चाहिए, फिर जा सकता है। वैलिडिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स, ये थोड़ा समझने के लायक है। Acts of a person acting as director are valid even if afterwards discovered that there was a defect in his appointment. अब ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई बिल्डिंग किसी इलीगैलिटी पे बनी हो तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ उसको समझें। एक बेस था, बेस ही इलीगल था, बाद में पता चला कि ये बेस इलीगल है। कैसे इलीगल है? उसका इलेक्शन इलीगल है, वो बंदा ही इलीगल है। तो कहते हैं कि उस पर बनने वाली जो बिल्डिंग होती है ना, ये नॉर्मल रूल है कि कोई भी बिल्डिंग इलीगैलिटी पे खड़ी नहीं रह सकती। एनी स्ट्रक्चर, एनी सुप्रा स्ट्रक्चर, एनी सब्सिक्वेंट थिंग्स जो बेस कर रही है इलीगैलिटी पे, इसके लिए लॉ कहता है मस्ट फॉल, इसको गिराओ, ये इलीगल है। तो इसका मतलब वो भी इलीगल है, मगर नॉट हियर, नॉट हियर, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्रिएट की गई है यहाँ पे। और एक्सेप्शन क्या है कि सब्सिक्वेंट डिफेक्ट भी आ गया ना, तो उसके जो अर्लियर वहाँ पे मेंबरशिप थी और उसमें रहते हुए, अब अगर कल कोई केस फाइल कर देता है, देखें जी ये जो 1 वोट से जीत गए थे, फलाने जगह पे जो डायरेक्टर का डिसीजन था, वो डिसीजन इस तरह हुआ था कि 4-3 से था, मैं 3 वाले ग्रुप में था, ये इलीगल था, इसका मतलब वो 3-3 से बराबर था, इसका मतलब वो जजमेंट का नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो जजमेंट जो हुए फैसले हुए तो हुए, वो बेशक इलीगल था। इस तरह तो इंटायर जो होगा वो फिर जो डिसीजन मेकिंग हुई थी तो कंपनी चल कैसे पाएगी? फिर उसके बहुत सारे डिसीजंस हुए होंगे कंपनी के क्रेडिटर्स के, डेटर्स के, क्या करेगा? तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का, बिजनेस बंद हो जाएगा कंपनी का। सब्सिक्वेंटली उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सीज टू होल्ड ऑफिस, इन सब चीज़ों का बाद में आने की वजह से उसके अर्लियर उस पर असर नहीं पड़ता। हाउएवर एज सून एज डिफेक्ट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चूँकि डिसीजंस उसके ओके हैं तो उसको चलने दो ना, जैसे ही डिफेक्ट पता चला रिमूव कर दिया जाएगा उसको। कैजुअल वैकेंसी पे मैं बात करूँगा, लास्ट पॉइंट है मेरा। एनी कैजुअल वैकेंसी अकरिंग अमंग द डायरेक्टर्स may be filled up by the directors, the person so appointed shall hold office for the remainder। याद है आपको? अपॉइंटमेंट जो होगी, if the number of directors of the company is equal or above the minimum number required, तो उस सूरत में कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सच मे नॉट बी फिल्ड। आपके पास ऑलरेडी 2 डायरेक्टर मिनिमम थे, आप 7 थे, एक चला गया है, जाने दो, उसमें कैजुअल वैकेंसी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ और काम करो। तो कैजुअल वैकेंसी कब लाजमन फिल करनी होती है? जब नंबर नीचे आ रहा हो। एनी कैजुअल्सी ऑन द बोर्ड एज लिस्टेड कंपनी शैल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स एट लीस्ट अर्लीस्ट बट नॉट इनटू द 90 days। अच्छा, रिमूवल, ऑफिस वेकेट होना, अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस, बिकम्स इनएलिजिबल, absents himself from 3 consecutive meetings of the board without seeking leave, he or his partnership firm in which he is a partner or a private company in which he is a director accepts any loan or guarantee from the company in Contravention Companies Act, except any office of profit other than that of chief executive legal without the sanction of the company general meeting। देखिए, ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें डायरेक्टर का कंपनी में इंक्लूड एडिशनल ग्राउंड्स इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये वो सिचुएशन है जिसमें बंदा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। रिमूव भी ऐसा कि ऑफिस वेकेट हो गए।
अब देखिए एक बात समझें, एक कंपनी का अभी अभी आपने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक के दूसरे डायरेक्टर ना आए। हालांकि उनका टर्म कंप्लीट हो गया है, वो काम फिर भी जारी रखेंगे। और ये वो गुनाह है जिसकी बेसिस पे वो जारी तो रख ही नहीं सकता, वो गया और ऐसा गया कि वो वेकेट हो चुकी है। वेकेट का मतलब आपको कोई प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे डायरेक्टर को ट्रीटेड का मतलब क्या, डीम हो चुका है, डीम। एक मैं आपको इसकी छोटी सी देसी मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कि क्या कह रहा है, करना क्या चाहता है। देखिए एक बंदे को सरकार की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र किया। अच्छा जी, आप ऑफिस 1 से ऑफिस 2 की तरफ जाओ। ऑफिस 1 वाला बॉस उसको छोड़ ही नहीं रहा, तो जब तक वो ना छोड़े तब तक वो काम तो कर रहा था ना। अब सरकार ऊपर से क्या कहती है, एक ऑर्डर इशू करती है, फलाने यू स्टैंड रिलीव्ड। वो माने ना माने, तू गया। अब तू अगले दिन अगर उस ऑफिस में गया ना तो एब्सेंस लगेगा तेरा और भगोड़ा समझा जाएगा। हालांकि आज सरकारी दफ्तर में रहे, सरकार के एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हो, रोज़ कैमरे को हाथ दिखाते हो, सर मैं आ रहा हूँ, नहीं, भगोड़ा काउंट हो गए, कल तेरे पे केस फाइल करेगी निकालने का सरकार। तो इसका मतलब है कुछ समरी डिसीजंस होते हैं कि भाई इसके बाद बात तक नहीं सुनेंगी, ना ख़त्म। पहले तुझे कहा ना ट्रांसफ़र, और नॉर्मल तरीका क्या होता है, पिछले बॉस से इजाज़त दे, सामान उठा, फाइलें उठा, जो भी है, और ख़त लिख के वहाँ जा। तूने नहीं किया ना, अब कल से उधर, नो फर्दर डिस्कशन। ऐसे ही है यहाँ पे, नो डिस्कशन, घर जाओ। सर छोड़ो, लानत भेजो वैकेंसी को, सर काम रुकेगा, बंद होने दो, तू तो जा, निकल यहाँ से। आप समझ रहे हैं, नो, आप आ ही नहीं सकते अब। तो ऐसा क्या कर रहा है ये, इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, इनएलिजिबल हो गया। क्यों हुआ होगा, आपने देखा था इनएलिजिबिलिटी, 3 दफ़ा मीटिंग में नहीं आ रहा, लीव लिए बगैर। आपको पता है लीव क्या होती है, जैसे हम किसी ज़माने में स्कूल से लीव लेते थे, या जैसे ऑफिस वाले लोग जो होते हैं अपने बॉस से लीव लेते हैं, ये भी लीव लेते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो असेंबली, नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं वो भी लीव लेते हैं। आपको पता है, जब भी नेशनल असेंबली में, असेंबलीज जो गवर्नमेंट की हैं, और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है इसकी मीटिंग्स में, तो जब भी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है और जो डायरेक्टर नहीं आया होता तो पहले उसकी लीव पड़ी जाती है कि जी फलाना डायरेक्टर साहब ने एक छुट्टी की एप्लीकेशन भेजी है और उसमें ये उन्होंने रीज़न कहा है कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा, तो क्या बोर्ड इस पे फैसला कर रहा है, उसको लीव दे रहा है? तो कहते हैं अच्छा लीव दे दो, वो उसकी लीव काउंट होगी, वो एब्सेंस काउंट नहीं होगा, तो वो बच जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन से। अब उसका खुद या उसका पार्टनरशिप फर्म उस कंपनी से जिसमें वो बैठा हुआ है उसे लोन ले रहा है, कहता अब गया तू, इसका मतलब तू फंड्स ट्रांसफ़र कर रहा है इस कंपनी को लोन की फॉर्म में, जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उससे फंड्स ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये उस कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। और फिर क्या, एक्सेप्ट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, कौन सी विदाउट कंपनी जिसके तुम डायरेक्ट बोर्ड पे हो उसकी जनरल मीटिंग में इजाज़त मांगनी पड़ती है। हाँ, अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव और लीगल टेक्निकल एडवाइज़र, एडवाइजरी का काम है, कर लो, कहीं CEO बनाना है बन जाओ, इसके अलावा कोई जॉब वॉब करनी है ना तो पूछ लो इनसे। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ ले जाओगे। ऐसे अनस्क्रूपुलस लोग बहुत सारे होते हैं, अनस्क्रूपुलस, जो सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि उनका राज निकाल के आए। बोर्ड पे गया, बोर्ड के सामने तो हर राज होता है आपका, ठीक है, इस वजह से वो राज निकाला और दूसरी कंपनी में लेके गए। अच्छा, अब लास्ट जो मेरा पार्ट था वो था ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन ऑन द बोर्ड, कौन होता है, इज़ नॉट फ्रॉम अमंग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का टीम का हिस्सा नहीं है, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट समझें, इसका मतलब क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब है इसका, हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, मगर हर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंस अलग चीज़ है।
इंडिपेंडेंट होने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव हो पहली, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूटिव हो तो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना है कि इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू, इस पर्पज़ के लिए होता है कि आउटसाइड व्यू दे रहा होता है। ठीक है, डज नॉट अंडरटेक डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम, नहीं वो जॉब नहीं कर रहा होता। इज़ नॉट अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ द एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, डज नॉट ड्रॉ एनी रेम्यूनरेशंस एक्सेप्ट फॉर मीटिंग फ़ी, मीटिंग फ़ी के अलावा इसको कोई सैलरी नहीं मिल रही होती। ये देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, ये समझेंगे तो दोनों बात समझ आ जाएगी। मीन्स अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट कनेक्टेड और डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप वेदर ऑफ पेक्यूनरी और अदर, पेक्यूनरी मनी को कहते हैं, पैसे को कहते हैं, अदरवाइज with the company or its associated companies or subsidiaries holding companies, he cannot be reasonably perceived to be being able to exercise independent business judgment without being subservient to any form of conflict of interest. In essence, executive director can never be independent. इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ ये है कि तीन किस्म के डायरेक्टर हो गए इस कॉन्टेक्स्ट में, एक एग्जीक्यूटिव, एक नॉन एग्जीक्यूटिव और एक इंडिपेंडेंट। इसके फ़र्क को समझें, फिर हम ब्रेक करेंगे, फिर हम वाइंडिंग अप को रिवाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद हम वाइंडिंग अप को रिवाइज करेंगे। अच्छा देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो वो हुआ जो सुबह आता है और शाम को घर जाता है, एम्प्लॉयमेंट करता है। ये तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया था, नॉट कनेक्टेड, नो रिलेशन विद कंपनी। तो वो कनेक्टेड भी है, रिलेशनशिप भी है। उसका रिलेशनशिप क्या है, वर्किंग एम्प्लॉई, सैलरी, बोनस, कनेक्शन है, रोज़ जाता है उधर। तो इसका मतलब है कि ऐसा बंदा जो किसी भी ज़रिए से पेक्यूनरी अदर, उसका कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, ना वहाँ एम्प्लॉई है, ना उसका शेयर होल्डर है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है कंपनी के साथ। इंडिपेंडेंट, हैज़ नथिंग टू डू विद द कंपनी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो कभी भी ये बन ही नहीं सकता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट बन नहीं सकता। अब रह गया कौन, नॉन एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया इस तरह, एक नॉन एग्जीक्यूटिव है। नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब सुबह ऑफिस आके और शाम तक काम नहीं करता, मगर शेयर होल्डर है, वो कंपनी के बोर्ड पे तो है मगर जाता नहीं है। एक अमेरिकन कंपनी का फाउंडर भी है और अमेरिकन कंपनी का बोर्ड मेंबर भी, सीईओ भी। अच्छा, उसने क्या किया, उसने एक्टिव जॉब से, एक्टिव जॉब होती है ना, एक्टिव, क्योंकि एज भी बड़ी हो गई, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वो सीईओ होता था। तो मैंने उसकी बायोग्राफी में काफ़ी सारी ये बुक्स पढ़ी हैं, इस किस्म के लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, ताकि उनसे पता चलता है कि कैसे मैनेजमेंट वगैरह की उन्होंने। तो उसने लिखा है कि जब मैंने कहा कि अब मुझे रिटायर होना चाहिए, अल्दो उसके पास शेयर्स हैं, सुबह उसने कहा मैंने एक्टिव लाइफ से रिटायरमेंट ले ली। तो व्हाट आई डिड वाज के सीईओ की जॉब से मैंने रिज़ाइन कर दिया, दूसरा सीईओ बन गया, मैं घर बैठ गया, अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। अब बात यह है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बोर्ड पे तो है ना, मगर शेयर होल्डर है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? नो 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 नो, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? इसका मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव तो है। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, सुबह से शाम तक का काम नहीं करता, जॉब नहीं करता, मगर इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट? क्योंकि इंडिपेंडेंट कहते किसको है, कुछ कनेक्शन ही ना हो। इसका मतलब है ये अलग चीज़ हो गई। और आखिरी कैटेगरी क्या है, इंडिपेंडेंट की। तो इंडिपेंडेंट का और इसका गहरा ताल्लुक़ है। किसका? देखें, हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव तो होता ही होता है। इसका मतलब उसमें ये वाला फीचर तो पाया जाता है। इसका मतलब एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ऑल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव इज नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन दो कैटेगरी को समझें। ये कैटेगरी अगर बनानी हो ना, तो इनको मैं
यूँ रखता हूँ कि ये थोड़ी से रिलेटेड है आपस में, ठीक है। मगर इंडिपेंडेंस के लिए क्या चाहिए था, एक तो यहाँ से फीचर चाहिए था, कौन सा फीचर, कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और दूसरा क्या चाहिए, कंपनी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, नो कनेक्शन नो रिलेशनशिप विद द कंपनी। तो जो यहाँ इसका मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के, एक कनेक्शन वाले, एक नो कनेक्शन वाले। खुद बताओ ये नो कनेक्शन वाला कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। इन अदर वर्ड्स, मतलब मेरा एनालिसिस है ये, दिस इज माय एनालिसिस, कि नॉन एग्जीक्यूटिव की एक टाइप को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि उसकी पहला फीचर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो उसकी टाइप है। ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव जिसका कनेक्शन भी ना हो, वो क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो सकता है, नो। क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, नो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है, वो अलग बात है ना। जब तक वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तब तक नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़ी होगा। अब सवाल सुने, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, नो, जब तक नॉन एग्जीक्यूटिव है। हाँ, वो ज्वाइन कर ले फिर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, नो। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, नो। इसका मतलब क्या है, असल में ये जो लोग हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ख़ास तौर पे कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए, कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम ब्रेक कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट जो होगा, हम ब्रेक के बाद नमाज ब्रेक भी कर लें, आप असर पढ़, टाइम हो गया है, तो हम वापस आएंगे तो रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और तकरीबन 6:05 के करीब हम आएंगे, वाइंडिंग अप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो।